नमस्कार साथियों। रेणु का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और किसी रचनाकार को याद करने का यह सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी रचनाओं से फिर से गुजरा जाए, उसे फिर से पढ़ा जाए, उसकी रचनाओं पर बात हो। और इस आयोजन का जो महती दायित्व है वह विमल कुमार जी ने उठाया है। मैं इसके लिए उनकी बहुत सराहना करती हूँ। मैं आप सबसे महिला अंचल पर एक पाठक के तौर पर मेरे जो कुछ विचार हैं, कुछ जो मैंने समझा है, वह आपसे शेयर करूँगी। महिला आंचल केवल हिंदी की ही नहीं, भारतीय भाषा साहित्य के क्लासिक्स में अपनी जगह रखती है। और जब से यह इसका प्रकाशन हुआ, इसका छपना, इस पर जो वाद विवाद हुए और फिर इसने जो लोकप्रियता के शिखर को छुआ, वह सब एक कहानी से कम नहीं है। तो शुरू में ये एक छोटे से प्रकाशन से छपा और फिर राजकमल प्रकाशन ने इसे लिया, 1954 में आया। नलिन विलोचन शर्मा ने इस पर एक छोटी सी समीक्षा लिखी और प्रेमचंद की परंपरा में उन्हें स्थापित करने का एक प्रयत्न किया। इसे लेकर के विवाद खड़ा हुआ और परिमल और प्रलेस के जो पूरे वाद विवाद हैं उसे सभी जानते हैं। रामविलास शर्मा का लेख, और ये कहा गया कि रामविलास शर्मा के लेख ने रेणु को, महिला आंचल को खासकर बहुत नुकसान पहुंचाया। पर मैं समझती हूँ कि कोई बड़ी कृति किसी आलोचक पर या किसी आलोचना पर निर्भर नहीं होती, और जो ये नुकसान दिखाई पड़ता है दरअसल ये बहुत थोड़ी देर का, बहुत क्षणिक होता है। थोड़ी देर के लिए लगता है कि शायद आपने उस कृति को पीछे कर दिया है, पीछे ढकेल दिया है और अब वह नहीं आ पाएगी। पर दरअसल आलोचना का जो काम है कि वह किसी कृति के उसके लेयर्स को खोले, बिटवीन द लाइंस को पढ़े और अपने जो हमारा सजग पाठक समुदाय है उस तक ये बात पहुंचाए। लेकिन कई बार आलोचना ये काम नहीं कर पाती है, कई बार यह नहीं हो पाता है। अगर आलोचना यह नहीं कर पाती है तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि कोई कृति जो है वह आगे नहीं जाएगी, या वह लोकप्रिय नहीं होगी, या वह अपने पाठकों के हृदय में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। बल्कि अगर हम महिला आंचल को देखें तो महिला आंचल किसी भी तरह की आलोचना से ऊपर, सारे वाद विवाद पीछे छूट जाते हैं और महिला आंचल बहुत आगे निकल जाता है। वह अपने पाठकों के हृदय में अपनी जगह बनाता है और पाठक जो है वह दरअसल किसी रचना से अपने काम के जो लेयर्स हैं उनको पहचान लेता है, उनको चुन लेता है। उसे जिस तरह के पाठक को जितनी ज़रूरत होती है वह किसी रचना से उतनी चीज़ें, अपने काम की चीज़ें ले लेता है। इसलिए पाठ को भी एक रचनात्मक प्रक्रिया कहा गया है। पाठ केवल पाठ नहीं है, पाठक एक बार फिर से उन सारी स्थितियों को सृजित करता है, वो भी उन सारी स्थितियों की कल्पना करता है। तो खुद पाठ अपने आप में एक रचनात्मक प्रक्रिया है। दूसरी बात कि यह जो एक बेईमानियों की, बड़ी कृतियों की उपेक्षा की, कुछ लेखकों, कवियों, बड़े लेखकों, बड़े कवियों, कुछ बड़े कवियों की या कुछ बड़े लेखकों के अपमान की, तिरस्कार की का भी एक जो हिस्सा रहा है हमारे हिंदी साहित्य समाज के भीतर, उसने कृति का नुकसान उतना नहीं किया या नहीं कर सका, लेकिन हिंदी साहित्य का, हिंदी समाज का नुकसान बहुत किया। तो एक और बात जो मैं इस बारे में कहना चाहती हूँ कि जो यह परंपरा की बात आई कि रेणु को प्रेमचंद की परंपरा में स्थापित करने या नहीं, या वहाँ से हटाने की जो पूरी बहस चली, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि किसी कृति को किसी दूसरी कृति
के साथ उसकी परंपरा में रखकर देखा जाए, पुरानी जो पूर्व में लिखी बड़ी रचनाएं हैं वे निश्चित रूप से हमारी समझ का विस्तार करती हैं, हमारे परिवेश का विस्तार करती हैं। हम पिछले को उनसे समझकर पिछले समय के आलोक में नए समय को समझ पाने की एक जो दृष्टि है वह विकसित कर पाते हैं। लेकिन यह कहना कि वह उसकी परंपरा की है उस जैसी तो नहीं है। हर कृति अपने आप में, हर बड़ी रचना अपने आप में अलग और विशिष्ट होती है। तो पाती हूँ कि रेणु भी इससे सहमत नहीं है। रेणु भी किसी के साथ परंपरा में जोड़े जाने, चाहे वह प्रेमचंद जैसा कथा सम्राट ही क्यों ना हो, उस परंपरा में जोड़े जाने के से सहमत नहीं हैं। एक अपने साक्षात्कार में कहते हैं रेणु कि बहुत लोग लिख देते हैं अमुक अमुक की परंपरा में, सद्भाव से लिखे जाने पर भी यह अनुचित है। एक बड़ा सा नाम लेकर हम लेखक की उपलब्धि को झुठला देते हैं। फिर भी यदि परंपरा से इतना ज़्यादा आग्रह हो तो हमें हिंदी से बाहर की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। जब हिंदी से बाहर की संभावनाओं की बात आती है तो मुझे उड़िया के कथा सम्राट फकीर मोहन सेनापति याद आते हैं। प्रेमचंद के गोदान से पहले करीब लगभग 36-37 साल पहले उनका उपन्यास छमाट 8 गुंठ आया था और जिस पर बाद में फिल्म भी बनी। और वह किसान समस्या, पूरे संपूर्ण किसान के जीवन को लेकर, उसके शोषण को लेकर के तमाम तरह की जो जटिलताएं थी, तमाम तरह के जो शोषण की परतें थीं, उसको वहाँ उस उपन्यास में दर्शाया गया था। और वह अपने समय का बड़ा ही लोकप्रिय उपन्यास था। 1897 से लेकर 1899 तक यह धारावाहिक रूप में छपा था और बाद में 1902 में यह पुस्तकाकार आ गया था। लेकिन जब आलोचना की बात आती है और परंपरा की बात आती है तब नामवर सिंह इसे प्रेमचंद के उपन्यासों के पूर्वाभास के तौर पर देखते हैं, परंपरा के तौर पर नहीं। तो और अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो फ्रांस की राज्य क्रांति और उससे बने परिवेश, और वहाँ फिर हम बालजाक को पाते हैं और ये माना जाता है कि किसान जीवन पर उपन्यास की शुरुआत वहाँ से होती है। सन ऑफ सॉयल करके उनका जो मशहूर उपन्यास है वह किसान जीवन पर है। तो इस तरह से आप देखें तो संभावनाओं के ये सूत्र तो पूरी दुनिया में आपको दिखाई पड़ेंगे, बड़ी दूर तक मिलेंगे। और इस तरह लेकिन किसी कृति को किसी के पीछे और किसी के क्रम में देखने की बजाय वो अपने समय की अलग और विशिष्ट, उसकी विशिष्टता के साथ उसे देखना, उसका स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाना मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जो बात है कि हर जो बड़ी रचना है वह अपने समय का दस्तावेजीकरण भी करती है। एक पंक्ति याद आ रही है मायाकोव्स्की की, रूसी कवि हैं, कहते हैं कि हम किताब का एक पन्ना खोलेंगे और किसी बीते हुए दिन को जान लेंगे। या पाब्लो नेरूदा कहते हैं कि किताब रखता हूँ एक ओर और दूसरी ओर खुल जाते हैं जिंदगी के दिन। तो ये क्या है? कोई रचना इतिहास नहीं होती निश्चित रूप से, लेकिन वह उन लोगों का इतिहास होती है जिन्होंने इतिहास को जिया लेकिन इतिहास में दर्ज नहीं किए गए। तो इस तरह से वह अपने समय का एक दस्तावेजीकरण करती चलती है। उस समय को समझने के लिए हम उस रचना को देख सकते हैं। कुछ समाज विज्ञानी ये कहते हैं कि गोदान को हम 1920 के भारत और उस समय के गांवों को समझने के लिए पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ कहूँगी कि 1940 से 50 के बीच के भारत को, या थोड़ा और आगे आ जाए 55 तक, तो इस दौर का जो भारत है उसे समझने के लिए, उस समय के गांव को समझने के लिए
और बल्कि पूरे भारतीय परिदृश्य को समझने के लिए हम मैला आंचल को पढ़ सकते हैं। तो एक तो यह बात है। दूसरी, नायकत्व की बात पर भी बहुत बातें हो चुकी हैं, पर मैं सिर्फ एक बहुत मौजूद सी बात कहूँ कि उस समय, उससे पहले तक दो बड़ी कृतियाँ, दो बड़े उपन्यास आ चुके हैं। एक तो शेखर एक जीवनी और दूसरा बाणभट्ट की आत्मकथा। और आप देखें कि शेखर एक जीवनी, उसके साथ जीवनी लगा हुआ है, और बाणभट्ट की आत्मकथा में आत्मकथा लगा है। मतलब यहाँ कोई कुछ सोचना ही नहीं है कि यह किसी की केंद्रीय भूमिका यहाँ नहीं भी हो सकती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, मैला आंचल में ऐसा नहीं है। वहाँ तो एक स्थान, एक स्थान है, परिस्थितियाँ हैं, परिवेश है, कोई पात्र मुख्य पात्र नहीं है। तो यह भी भारतीय उपन्यास के लिए एक अपूर्व स्थिति थी। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। अब इस पर, नायकत्व की इस चर्चा पर जितनी सारी चर्चाएं हुई, जितनी सारी बातें हुई, उनको छोड़ते हुए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी केंद्रीय ज़मीन है क्या। तो जैसा कि कहा गया कि इसकी केंद्रीय ज़मीन जाति और भूमि है, बिल्कुल है। जाति और भूमि की समस्या उसकी सारी जटिलताओं के साथ यहाँ आती है, लेकिन एक और बड़ी समस्या है, वह है नैतिकता बोध का क्षरण, नैतिक बोध का क्षरण। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो बढ़ती हुई, फैलती हुई हिंसा है, तो ये हिंसा का फैलाव कह लें हम, हिंसा का फैलाव है, विभाजन की त्रासदी का वो उस हिंसा के साथ जोड़ करके आती है। गांधी की हत्या है, वो गांधी की हत्या नहीं, या वामन दास की हत्या केवल वामन दास की हत्या नहीं है। वह प्रतीक जो है दरअसल पूरी गांधीयन थ्योरी की हत्या जैसा दिखाई पड़ता है। और यहाँ वह बेसिक गांधीयन थ्योरी जो है उससे बड़ा धक्का लगता है जब वह टूटती है, फेल होती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अभी भी अपने मन में यह एक विश्वास लिए हुए हैं कि मनुष्य, एक बड़ा मानवीय विश्वास है कि मनुष्य जो है वह भीतर से बेसिक रूप से उदात्त है, बेसिक रूप से वो उतना बुरा नहीं है। और ये गांधीयन थ्योरी कहती है, और यहाँ फेल होती है जब बालदेव जी को भी हम इतना गिरते हुए देखते हैं, इतना उनका नैतिक क्षरण देखते हैं, और कालीचरण का देखते हैं, तो वह धक्का लगता है। और ऐसा लगता है कि जो माइकेवेली की थ्योरी है वो कहीं उभरती हुई दिखती है। तो ये कुछ चीज़ें आती हैं, और मुझे वह बात याद आती है काफ्का की, कि किसी किताब को कैसा होना चाहिए। किसी किताब को हमारी हृदय की जमी हुई बर्फ पर हथौड़े की तरह वार करने वाला होना चाहिए। और तब हम जब मैला आंचल को देखते हैं तो पाते हैं कि मैला आंचल तो बहुत बार वार करता है, बहुत बार हमें धक्का पहुंचता है, बहुत विचलित होते हैं। जिन जिन चीज़ों में हम विश्वास करके चल रहे होते हैं वे चीज़ें टूटती हैं, और एक पूरा जो मोह भंग का समय है, जो स्वतंत्रता के साथ, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही हमारे सामने खुल जाता है, वह बड़े प्रतीकात्मक तरीके से यहाँ दिखाई पड़ता है। लगभग घटनाएं प्रतीकात्मक हैं, प्रतीक रचते चलते हैं। इतने जीवन की, इतनी जीवंतता के बीच रेणु ने पात्रों को भी प्रतीकात्मक बनाया है, घटनाओं को प्रतीकात्मक बनाया है। वो बहुत बड़े प्रतीक हैं ये। एक जगह जब बालदेव जी, जो बहुत साधु स्वभाव के माने जाते हैं, सुराजी हैं, और जब वे वामन दास की जो चिट्ठियां हैं जो गांधी जी ने उन्हें लिखी थी, कलकत्ता जाते हैं और गांगुली जी को नहीं देते हैं, झूठ बोल जाते हैं। ये झूठ बोलना, उसके बाद आते हैं और चुपके से उसको आग में जला देने की कोशिश करते हैं। तब प्रतिरोध की तरह हमें लक्ष्मी दासिन खड़ी दिखाई पड़ती है, जो जल भी जाती है लेकिन चिट्ठियों को बचाने का प्रयत्न करती है। और उस समय बालदेव जी के इस चरित्र, इस नैतिक जो क्षरण है, उससे बहुत धक्का लगता है पाठक को कि इनका भी
इनसे तो उम्मीद थी, इनका भी, ये तो सीधे थे। लेकिन यहाँ और इस तरह के कई धक्के लगते हैं। एक बड़ा धक्का लगता है जब बामन दास की हत्या होती है। बामन दास की हत्या होती है क्योंकि बामन दास अपने आप में एक प्रतिरोध का स्वरूप तो हैं ही। गांधी विचार के, गांधीवाद के साथ वे खड़े हैं और अहिंसक तरीके से अपना प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रतिफल क्या है? हिंसा। और जब उनकी हत्या की जाती है, उनका जो झोला है वह पेड़ पर टंगा रह जाता है और एक लगभग 1 महीने तक टंगा रह जाता है और कोई उनकी सुध नहीं लेता। किसी को ध्यान नहीं है कि कहाँ गए बामन दास। और त्रासद स्थिति तब पैदा होती है जब उनकी लाश को दोनों सीमाओं के बीच फेंक दिया जाता है। जब फेंका जाता है, वो गिरती है लाश, तो दोनों सीमाओं के बीच हिंसा का जो जन्म है, हिंसा की जो परिधि है, यह सारा कुछ हमारे सामने आ जाता है। और जब दोनों देशों की सीमाओं की बात रेणु का देते हैं तो रेणु इतना बड़ा विजन लेकर आ जाते हैं। वह कहाँ गांव में वो विचारधाराओं की टकराहटें और वो पूरे देश का प्रतीक बनते बनते वो यहाँ तक तो बाउंड्रीज जो है टूट जाती हैं। तो इतना बड़ा विजन लेते हैं रेणु। दूसरी बात जो है कि अगर हम इन पात्रों की बात करते हैं, क्योंकि प्रायः जो है वह मुख्य रूप से पुरुष पात्रों की बात की जाती है जब भी महिला आंचल की बात होती है, और डॉक्टर प्रशांत की बात होती है, कालीचरण की बात होती है, मठ एक केंद्रीय भूमिका में आता है, ज्योतिकी जी की बात होती है क्योंकि अलग एक विचारधारा लेकर आ रहे होते हैं, एक अलग विचार को पोषित कर रहे होते हैं और जो है। लेकिन महिला आंचल की बात अधूरी होगी अगर हम स्त्री पात्रों की बात नहीं करेंगे। अभी तक महिला आंचल का स्त्रीवादी पाठ नहीं हुआ। हमेशा एक जो पाठ हुआ वो कभी भी स्त्री को मुख्य भूमिका में रख करके नहीं देखा गया, स्त्री को उसकी क्षमताओं के साथ नहीं देखा गया। मुझे लगता है कि रेणु ने अपने स्त्री पात्रों को बहुत मजबूत, बहुत समझदार और बहुत विवेकवान बनाया है। चाहे वह, अगर डॉक्टर प्रशांत आते हैं तो कमली को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि कमली का साहस कहीं कम नहीं है। 1954 में तो प्रकाशित ही होता है। अगर 1950 की स्थिति आप देखें या 54 की स्थिति ही देखें तो क्या कोई लड़की उस समय एक ऐसा फैसला लेने का साहस कर सकती थी जो कमली ने लिया? ये कितने बड़े साहस की बात है। और जिस तरह वो बिन ब्याही माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है और जितनी दृढ़ता उसके भीतर है, वह कमली के व्यक्तित्व को एक बिल्कुल नए रूप में हमारे सामने रखती है। उपन्यास के जो पहले बीमार कमली थी और उपन्यास के बाद में जो इतनी सशक्त कमली खड़ी हो गई है। या फिर एक वहाँ पात्र आता है ममता नाम का, जो पूरे उपन्यास में कहीं भी उपस्थित नहीं है, एकदम आखिरी में जाकर के उपस्थित होता है, कहीं भी मुखर नहीं है, कहीं कहीं जरा सा उसका जिक्र आता है। लेकिन वह पात्र तो मुझे लगता है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, इतना ऊंचा दिखाई पड़ता है, इतने उत्कर्ष पर है। वह पात्र जो आत्मीयता और उदात्तता से भरा हुआ है, और वह पात्र जो डॉक्टर के साथ कहीं भी अपने संबंधों का कोई नाम नहीं देता, लेकिन वो उस उदात्त भूमि पर है जहाँ कहीं किसी भी तरह की ये जो सामाजिक बाधाएं हैं, सामाजिक जो छोटी छोटी नियम और बहुत तरह की मानसिक यंत्रणाएं हैं, वो उन सब से बहुत ऊंचा उठा हुआ पात्र है। वो अपने जीवन में भी बहुत बहुत उदात्त दिखाई पड़ता है और उसका कार्य भी मतलब लगभग मुझे लगता है कि वो महानता की तरफ खड़ा हुआ पात्र है। तो एक ऐसा स्त्री पात्र है। और एक मौसी हैं जो कि गणेश छोटे बच्चे को लेकर के रह रही हैं, अकेले रह रही हैं,
उनके ऊपर सीधा सीधा तो नहीं, पर समाज में एक तरह से प्रचलित है कि ये डायन है, क्योंकि ये अपने सभी प्रियजनों को खा जाती हैं। सब इनके जो प्रियजन हैं उनका देहांत हो जाता है। इस सब के बावजूद कि समाज उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देख रहा, समाज उन्हें आदर नहीं दे रहा है, वे अपने कर्तव्य पथ पर डटी हुई हैं। वे पूरे आत्मविश्वास के साथ वो बच्चे को पाल भी रही हैं। वे डॉक्टर उनके घर आता है, उसका स्वागत सत्कार भी करे, उसे वो प्रेम भी दे रही हैं जो एक मौसी एक माँ को देना चाहिए। बड़ा मातृत्व तो उनके भीतर दिखाई पड़ता है, और दृढ़ता तो है ही। बड़े दृढ़ चरित्र हैं स्त्री चरित्र। और एक जो मंगला का चरित्र है वह भी दृढ़ चरित्र दिखाई पड़ता है। लक्ष्मी दासिन का चरित्र तो अद्भुत है। अद्भुत इस अर्थ में नहीं कि वैसा हो नहीं सकता, वैसा होता रहा है। बहुत बार हम गाँव में, शहरों में, कहीं भी महानगरों में ऐसी स्त्रियों को देखते हैं जो बड़ी दृढ़ दिखाई पड़ती हैं, जो बहुत जो हमारी एक तरह से हमको लगता है कि यही स्त्रियां तो हैं जो समाज को कुछ दे रही हैं, जो बहुत विवेकवान दिखाई पड़ती हैं, जो बहुत समझदार हैं और बहुत साहसी भी हैं। लक्ष्मी दासिन ऐसी एक पात्र है। उसकी शुरुआत में ही जो उसका परिचय मिलता है वो मठ की दासिन है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, महंत सेवादास ने उसको रखा है। लेकिन जब पंचों के आगे अपना मत प्रकट करने की बात आती है तो लक्ष्मी दासिन खड़ी होकर के अपना मत प्रकट करती है, और सेवादास पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रतीक बन करके लक्ष्मी तुम चुप रहो इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन लक्ष्मी चुप नहीं रहती, लक्ष्मी अपनी बात कहती है। लक्ष्मी भाषण देती है, और बालदेव जी से बढ़िया भाषण देती है, बहुत अच्छी तरह से अपनी बातें कहती है, इतनी स्पष्ट है वह अपने विचारों में। वही लक्ष्मी बार बार हम देखते हैं कि चंड प्रचंड की तरह जो एक साधु उदित होता है, जो लोभ लालच से बना हुआ, लोभ लाभ के सारे उससे और मठ को हथियाना चाहता है। वो चाहता है कि वो महंत बन जाए, और इसके लिए वो सारी तिकड़में अपनाता है और दुर्व्यवहार भी करता है लक्ष्मी से। लेकिन लक्ष्मी उसे आवारा साधु कहने का साहस करती है। उसे किस समझदारी के साथ उसे बाहर निकालती है मठ के, किस समझदारी के साथ वो उसको हटा देती है अपने रास्ते से। ये एक बड़ी मतलब ये कोई समझदार स्त्री, कोई विवेक संपन्न स्त्री ही कर सकती है। और हम देखते हैं जब बाद में रामदास महंत बनते हैं तो वो रामदास भी अपने पितृसत्तात्मक रूप में, प्रचंड रूप में आ जाते हैं, और वो लक्ष्मी के साथ फिर से एक बार उसे उस दासी के रूप में, जबकि वो कहती कि मैं तो गुरु माता हूँ, लेकिन पितृसत्ता तो मानती नहीं, उसके लिए स्त्री तो वस्तु है। और यहाँ वही समस्या लक्ष्मी के सामने आती है जब वो इसका मुकाबला डट कर करती है और निर्णय लेती है बालदेव जी के साथ रहने का। और वहाँ भी प्रतिरोध में खड़ी होती है। जब बालदेव जी पत्र जला रहे हैं, वहाँ लक्ष्मी केवल प्रतिरोध में नहीं खड़ी होती, जल जाती है पूरी उन पत्रों को बचाने में। वह बहुत ऊंची हो जाती, बहुत हाइट ले लेती है, उसका चरित्र बहुत हाइट ले लेता है, और बालदेव जी बहुत ही नीचे हो जाते हैं उससे। उसके चरित्र की जो ऊंचाई है, उसके आगे बालदेव जी बड़े तुच्छ दिखाई पड़ते हैं, बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं। और इसके बावजूद वो सुबह उठ करके जब कहती है साहेब बंदगी, तो कलेजा फट जाता है कि अरे ये समझदारी, ये बुद्धिमत्ता स्त्री के लिए कितनी ज़रूरी है, कि वो जानती है कि समाज में वो बालदेव जी को इस तरह से नहीं जाने दे सकती है। वह बालदेव जी की उन कमजोरियों को समझते हुए और किस तरह से सारी सिचुएशन को संभालती है, ये अद्भुत है। एक प्रतिरोधी पात्र की तरह मंगला अपने आप में एक प्रतिरोधी पात्र, वो चरखा सेंटर और सब कुछ कालीचरण के प्रेम को स्वीकार कर लेती है। ये सारा कुछ, ये जो स्त्री पात्र आते हैं, ये एक ऐसा लगता है कि रेणु ने बहुत सबल स्त्रियां देखी। ये सारी सबल स्त्रियां, ये स्त्रियां कमज़ोर नहीं लगती हैं। स्त्रियां अपनी मुश्किलों में भी, अपने संघर्षों में भी वे लगातार फाइट करती हैं। वे हार नहीं मानती हैं, चाहे वो कमली हो, चाहे वो लक्ष्मीदासिन हो, हार नहीं मानती हैं।
संथालों का विद्रोह आता, वहाँ भी स्त्रियाँ आती हैं। तो ये सारा जो समूचा एक परिवेश बनता है। मुझे याद आता है कि नेमीचंद जैन ने मैला आंचल के लिए लिखा था कि रेणु अपने परिवेश के प्रति अपूर्व आत्मीयता रखते हैं। तो अपूर्व आत्मीयता दिखाई पड़ती है कि कैसे यह पूरा परिवेश जो है वह समूचे जीवन के साथ, वहाँ प्रकृति भी है, लोक संस्कृति भी है, वहाँ संघर्ष भी है, क्षुद्रताएं भी हैं और महानताएं भी हैं। उन सब को लिए दिए पूरा जीवन चला आ रहा है। बालदेव जी वहाँ भी पितृसत्ता के प्रतीक बनते हैं। जब वो कहते हैं कि तुम अब मेरी स्त्री हो, अब कोई साधु मठ में आकर इस तरह तुमसे मिलने नहीं आएगा, तो वहाँ एक पितृसत्तात्मक प्रतीक तो बनता ही है कि वह लक्ष्मीदासन की स्वतंत्रता को अब रोक रहे हैं, वह अब नियंत्रित करना चाहते हैं और इसके लिए वो अपनी खीज, अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। लेकिन एक भारतीय स्वतंत्रता का भी प्रतीक वहाँ तक भी जाता है कि क्या अब स्वतंत्रता को नियंत्रित कर लिया जाएगा। तो इस तरह रेणु पूरे जीवन को उसकी जटिलताओं के साथ लेकर आते हैं, उसके समूचेपन के साथ लेकर के आते हैं और इस अपूर्व आत्मीयता का जो रचाव है वह एक इतनी सुंदर कृति को जन्म देता है। एक और बात जो है कि जब भी लोक संस्कृति की बात आती है तो अक्सर ये बात कही जाती है कि अक्सर कई बार ऐसा कहते मैंने सुना है कि जो ग्रामीण समाज है उसके पात्र इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे बोल सकते हैं, वो अपनी बातों में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कैसे दे सकते हैं। लेकिन महानगरों में ये जो जीवन और प्रकृति का जुड़ाव है बहुत कम हो चुका है, बहुत दूर हो चुके हैं महानगरों के लोग प्रकृति से, जीवन की उन तमाम चीज़ों से, अनुभवों के उस विराट और व्यापक संसार से उनका अनुभव दूसरी तरह का है। लेकिन जो ग्राम्य समाज के लोग हैं उनके अनुभवों का जो संसार है वह जिस तरह का है, जिस तरह वो अपने अनुभव से अपने जीवन का फ़लसफ़ा तैयार करते हैं, जैसे वे अपने मुश्किलों में भी जीवन तरंग को बचाए रखते हैं। क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पास लोकोक्तियों का जो एक अर्थगर्भ संसार है हमारी भाषा के पास, वह आचार्यों की देन नहीं है, वह लोक की देन है। और लोक के पास वह समझ है, वह विवेक है। तो मुझे याद है कि अस्थिफूल में एक वाक्य आता है, जब एक संथाली लड़की अपनी परेशानियों को, अपने दुख को सुनाते हुए, अपने भयानक कष्ट को सुनाते हुए कहती है कि मेरा और दरख्त का रोना एक जैसा है। तो वह पेड़ के साथ, और इस पर मुझे कहा कि अरे एक संथाली लड़की ऐसा कैसे बोल सकती, पेड़ के साथ जोड़कर कैसे देख सकती है। पर चूँकि ग्रामीण जीवन में और संथालों के जीवन में तो पेड़ और प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। पेड़ उनके पास देवता भी है, पेड़ उनके यहाँ जीवन का एक हिस्सा है। तो वहाँ वो पेड़ के दुख को, पेड़ के काटे जाने को वो उसी पीड़ा के साथ महसूस करते हैं जिस तरह अपने दुख को। तो इसलिए वो जोड़ पाते हैं, वो देख पाते हैं। एक महानगर का व्यक्ति पेड़ के काटे जाने की पीड़ा को शायद नहीं उतना समझेगा या बहुत कम समझेगा, लेकिन एक आदिवासी या एक ग्रामीण समाज का व्यक्ति जो है वह पेड़ के काटे जाने की पीड़ा को कहीं ज़्यादा समझेगा। इसलिए वो उसके साथ अपने दुख को जोड़ करके देख सकेगा और कह सकेगा। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि वह बड़ी बातें नहीं कह सकेगा, क्योंकि हमारा भारतीय वाङ्मय भी कहता है कि अनुभव ज्ञान है, अनुभव को ज्ञान की संज्ञा देता है। और मुक्तिबोध भी एक साहित्यिक की डायरी में लिखते हैं कि अनुभव ज्ञान है। तो अनुभव से ज्ञान की तरफ पहुंचना एक प्रक्रिया का हिस्सा है और अनुभव से ज्ञान प्राप्त निश्चित ही ज्ञान की तरफ जाते हैं। तो
तो चूंकि ये अनुभव ग्रामीण जीवन में बहुत रचा बसा, और उससे वो निकाल कर जो अपने लिए तैयार करते हैं जीवन का दर्शन, वह इतना अर्थगर्भ इसीलिए बन पाता है कि वो अनुभव की मिट्टी से पक कर बना है। तो ये बात कहीं भी मैं इससे सहमत नहीं हो पाती कि ग्रामीण समाज के लोग बड़ी बातें नहीं कह सकते या वो जीवन के फलसफे नहीं दे सकते हैं, बल्कि हमारा ज़्यादातर जो हमारा एक बहुत बड़ा लोक साहित्य जो है वह उसमें जीवन के फलसफे हमें दिखाई पड़ते हैं और वह बड़ी बातें दिखाई पड़ती हैं या लक्ष्मीदासन जैसे चरित्र दिखाई पड़ते हैं। तो आज भी हम मैला आंचल के पात्रों से, उसकी ज़मीन से कहीं ना कहीं अपने को जोड़ पाते हैं। आज भी हम मैला आंचल से अपने को कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि एक छोटे से अंचल को लेकर के, एक छोटे से अंचल के माध्यम से, ये बात पहले भी कही गई है कि एक छोटे से अंचल में पूरे भारतीय जीवन की गाथा, पूरे भारतीय समाज की गाथा कही गई है। तो ये पूरे भारतीय समाज की गाथा है मैला आंचल। और इसे वीरेंद्र जैन ने माफ़ करिएगा, वीरेंद्र यादव ने कुछ पहले ये कहा था कि मैला आंचल एक राजनीतिक उपन्यास है, परंतु मैं इसे एक सामाजिक राजनीतिक उपन्यास मानती हूँ। इसमें राजनीति निश्चित रूप से हमारा पूरा राजनीतिक परिदृश्य है, लेकिन उतना ही सामाजिक परिदृश्य भी है, उतना ही लोक जीवन भी है। और रॉल्फ वॉक्स कहते हैं कि उपन्यास में जीवन पर लेखक की राय नहीं चाहिए, जीवन चाहिए। तो हम देखते हैं कि मैला आंचल में जीवन चमकते हुए आता है। वो अपनी सारी विसंगतियों के साथ, सारी संभावनाओं के साथ, सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ आता है, परंतु जीवन आता है और उससे आप तमाम सारी चीज़ें देख पाते हैं। उस जीवन के भीतर से निकले हुए, चाहे वो आप विचारों को देख रहे हो, चाहे वो आप टकराहटों को देख रहे हो, चाहे आप अमानवीयता के अनेक रूपों को देख रहे हो, शोषण के अनेक रूपों को देख रहे हो, संथाल संघर्ष वहाँ पहली बार आता है। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं वह जीवन के साथ जुड़कर आ रही हैं और इसलिए इसे बड़ा बना रही हैं। मैं ये एक आखिरी बात कहती हूँ कि रेणु की यह कृति मैला आंचल एक ऐसी किताब है जिसे जब पाठक हाथ में लेता है तो उसमें जो फ्रोजन समय है वह फ्रोजन समय पिघल कर बहने लगता है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं कुछ एक पाठक के तौर पर अपनी कुछ बातें आपसे कह पाई हूँ। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।